तो ज्वार झारखंड की शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बिना प्रिकॉशन के ही एचआईवी संक्रमित मरीज का सामान्य ऑपरेशन कर दिया गया है। मरीज ने खुद के संक्रमित होने की बात छिपाई थी, लेकिन उससे बड़ी गलती रिम्स प्रबंधन की है, जिसने ऑपरेशन से पहले पूरी जांच नहीं की। अब ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सहमे हुए हैं, तो बीजेपी ने स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं सत्ता पक्ष ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रांची का रिम्स। यहां बड़ी बीमारियों के सफल इलाज और ऑपरेशन होते हैं, तो बहुत बड़ी गलतियां भी सामने आती हैं। रिम्स की एक बहुत बड़ी चूक सामने आई है, जहां एचआईवी संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया गया। खास बात यह नहीं कि एचआईवी संक्रमित मरीज का ऑपरेशन किया, बल्कि हैरत इस बात की हुई कि ऑपरेशन से पहले ना तो मरीज की जांच की गई और ना ही किसी भी सावधानी का ख्याल रखा गया। अब आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। रिम्स में ऑपरेशन के लिए एचआईवी पॉजिटिव मरीज को लाया गया था, लेकिन उसे एचआईवी नेगेटिव समझकर ऑपरेशन कर दिया गया। मरीज को अपने संक्रमित होने की जानकारी थी। सदर अस्पताल से इसे लेकर रिपोर्ट आई थी, लेकिन मरीज ने इसे छिपा लिया। ऑपरेशन के बाद जब उसके संक्रमित होने का खुलासा हुआ, तो ऑपरेशन करने वाले जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सदमे में है। संक्रमण का डर सता रहा है और वे बचने के लिए दवा खाने को मजबूर है। शुक्रवार को हुए इस मामले का शनिवार को खुलासा हुआ, जिसके बाद रिम्स के साथ पूरे झारखंड में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और रिम्स प्रबंधन के साथ स्वास्थ्य विभाग और उसके मुखिया स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर निशाना साध रहे हैं। मरीज ने अपनी पहचान छिपाई, उसने तो गलत किया, बहुत बड़ा गलत किया, लेकिन जो सिस्टम नज़रअंदाज करके कई डॉक्टर्स और नर्सेज की जान खतरे में डाल दिया, उसका क्या। इससे पहले आपने देखा चाईबासा में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। तो ये हो क्या रहा है झारखंड में। स्वास्थ्य मंत्री जी पूरे तरीके से फेल है। यहाँ उनका ध्यान हर चीज पे है सिवाय स्वास्थ्य के। रिम्स की ओर से सामने आई घोर लापरवाही पर सत्ता पक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। जीएमएम ने मामले को लेकर सरकार को गंभीर बताया और दोषियों को नहीं बख्शे जाने की बात कही, तो कांग्रेस ने मामले पर गंभीरता दिखाई है। यह मामला संज्ञान में आया सरकार के, जो भी दोषी होंगे, और मुझे लगता है किसी स्तर पर लापरवाही हुई होगी। निश्चित रूप से इसमें जांच के पश्चात जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। हम नजरअंदाज करने वाले लोग नहीं हैं। लापरवाही करेंगे तो आप नापेंगे नहीं। इसके लिए जो दोषीवार हैं उनको गंभीरता दिखानी चाहिए थी। जो गंभीरता नहीं दिखाई गई, तो उसकी जांच होनी चाहिए, और कौन लोग इसके लिए लापरवाही इसमें किए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से झारखंड में स्वास्थ्य सेवा में बेहतरी की बात कही जाती है। रिम्स में वर्ल्ड क्लास सुविधा देने का दावा किया जाता है, लेकिन एचआईवी संक्रमित मरीज के ऑपरेशन में बरती गई लापरवाही और उसके बाद रिम्स प्रबंधन की ओर से बरती जा रही चुप्पी कागजों पर बेहतरी के दावों की पोल खोल रही है। जरूरत है संक्रमण की आशंका से सहमे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के इलाज और काउंसलिंग के साथ सिस्टम को मजबूत करने की, ताकि फिर किसी संक्रमित मरीज का बिना प्रिकॉशन के ऑपरेशन नहीं हो सके। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एचआईवी संक्रमित मरीज के लापरवाही भरे ऑपरेशन के बाद हड़कंप है। रिम्स में एक महिला का प्रसव कराया गया था। बिना प्रिकॉशन लिए मरीज का ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों को भी संक्रमित होने का डर सता रहा है। मरीज के परिजन ने बताया कि रिम्स में ऑपरेशन से पहले एचआईवी जांच नहीं की गई थी। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने पूरे मामले की जांच की मांग की। इस पूरे मामले पर अब तक रिम्स प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पूरे मामले में जांच की बात कही। उन लोगों ने यहाँ अस्पताल में इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं किए कि हमारा मरीज जो है सो एचआईवी पॉजिटिव है, और बाद में एलएससीएस होने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि हमारा जो है कि बच्चा पैदा हुआ है वो एचआईवी पॉजिटिव आया है। तो ये काफ़ी खेद का विषय है। इससे जो इलाजरत डॉक्टर हैं
उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है, उनमें भी संक्रमण का आशा है। इसके लिए पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हमारे यहाँ है कि ट्रीटमेंट होता है, वो डॉक्टरों ने शुरू कर दिया है। आशा करते हैं कि वो जो है सो इससे संक्रमित ना हुए हों। मरीज के ऑपरेशन के दौरान बवाल मचा है। प्रिकॉशन नहीं लेने के बाद जो इलाज किए गए, इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मरीज के परिजन हैं। इन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने अपने रिपोर्ट को छिपाया, यानी कि पहले ये पॉजिटिव थे लेकिन रिम्स को ये बताया नहीं गया। क्या कहानी हुई, कैसे आपका इलाज कहा? मेरा सारा इलाज तो रिम्स में ही हुआ, बेबी भी हुई है रिम्स में और बेबी भी स्वस्थ है, अभी मम्मी भी अभी ठीक ठाक है। तो ऑपरेशन से पहले HIV का जांच रिम्स ने किया था? रिम्स में तो HIV का जांच नहीं, रिम्स से ART खा रहे थे, हम लोग दवा खा रहे थे। HIV का जांच हमारा सदर में हुआ था। तो रिम्स के डॉक्टरों को नहीं पता था कि आप HIV पॉजिटिव हैं? रिम्स के डॉक्टर को तो ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि पता था कि नहीं पता था, बट क्या बोले, वो डिलीवरी के बाद फिर मैम ने हमको बोला कि आप लोग HIV पॉजिटिव हो, तो जी बोले कि जी मैम हम लोग HIV पॉजिटिव है। डिलीवरी के पहले नहीं पता था? डिलीवरी के पहले नहीं पता था। तो आप अपना HIV का रिपोर्ट यहाँ देकर दिखाए थे? HIV का रिपोर्ट मैम सर, HIV का रिपोर्ट हम शायद हमको अंदर जाने नहीं दिया गया था, तो आप नहीं दिखा पाए थे। तो उन लोगों को लगा कि आप नॉर्मल पेशेंट? हाँ, नॉर्मल पेशेंट है। और यहाँ जांच भी उन्होंने नहीं कराया? यहाँ जांच भी नहीं कराया। सदर में मेरा जांच हुआ था। सदर में कब ये जांच हुआ था? सदर में जांच हुआ था करीबन सितंबर में। और आप पॉजिटिव कब से हैं? ये तो हमको नहीं पता। मतलब कब जांच, लगभग कितने महीने पहले से आप पॉजिटिव हैं? महीने से सितंबर महीने से ही होंगे, ताकि जो जांच उसी समय शुरू हुई थी। आप और आपकी पत्नी दोनों पॉजिटिव? जी। ऑपरेशन बिना प्रिकॉशन लिए कर दिया गया, जिसके बाद JDA और जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया, डर ये सता रहा है कि कहीं डॉक्टर्स भी HIV पॉजिटिव ना हो जाएं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, News 18 रांची। और बात करते हैं दिल दहला देने वाली ऐसी घटना की जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जी हां, राजधानी रांची के रातू में 13 साल की मासूम नंदिनी के साथ ऐसी क्रूरता हुई जिसने रिश्तों पर ही सवाल खड़े कर दिए। 13 मार्च को रहस्यमयी तरीके से लापता हुई मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या का आरोप किसी बाहरी पर नहीं बल्कि उसके अपने ही रिश्तेदार पर लगाए, जिन्होंने पहले हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए दाह संस्कार भी कर दिया। क्या है पूरा मामला, दिखाते एक रिपोर्ट के जरिए। राजधानी में मासूम के साथ इतनी क्रूरता, दिल दहलाने वाली हत्या की कहानी। पहले की हत्या फिर शव को लगाया ठिकाने। बड़ा सवाल, मासूमों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? 13 मार्च 2026 ये वही तारीख है जिस दिन रांची के रातू थाना क्षेत्र की मासूम नंदिनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। चंचल स्वभाव की नंदिनी गांव में सभी की चहेती थी। ऐसे में उसका अचानक गायब हो जाना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। कई दिनों तक जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला तो ग्रामीणों का शक उसके ही रिश्तेदारों पर गहराया। जब उनसे पूछताछ की गई तो उसने सभी को गुमराह करने की कोशिश की। शक गहराने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसमें ये बात सामने आई कि नंदिनी की हत्या कर दी गई और फिर सबूत मिटाने के लिए उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया। करता और मारपीट तो हम लोग का सामने करता था, समझे ना। हम लोग बोलबो करते थे, कहा ऐसा मारते हैं जी, छोड़ दीजिए ना, बहुत थर है ना, सुधरेगी, ऐसे वैसे बोलती। ये लास्ट दिन था, उसको दोपहर में भी बहुत मारा गया था। उसका वही राहुल, वही अक्षय, वही बहुत मारता था, इतना गंदी तरह से मारता था ना सर। बैठ के दिन इतना रो रो के बता रही थी ना, हम लोग को बहुत गंदा लग रहा था। जानकारी के मुताबिक नंदिनी की मां नहीं है और उसका पिता दिव्यांग है, जो बिहार के औरंगाबाद में रहते हैं। बच्ची अपने फूफा सुबोध पाठक के साथ रांची में रह रही थी और यहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी। ग्रामीणों का आरोप है कि नंदिनी के साथ उसका फुफेरा भाई अक्सर मारपीट करता था, जिस वजह से वह डरी सहमी रहती थी। कई बार ग्रामीणों ने उसे बचाने की भी कोशिश की थी। वही बोल रहे कि उन्हीं का ये एम्बुलेंस आया था। अब ये क्या सच है क्या झूठ है वो तो प्रशासन ही पता करेगा। उसमें ले गया? हाँ, उसमें लेके गया है। तो हम लोग को मांग है, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा जो भी है, बस खाली सच सामने आए।
ग्रामीणों के अनुसार 13 मार्च को नंदिनी गायब हुई और उसके बाद 14 और 15 मार्च को घर में ताला लगा रहा। 16 तारीख को सुबोध पाठक के घर का ताला खुला, जिसके बाद घर की साफ सफाई रेजा बुलाकर कराया गया। 2 दिन तक सफाई हुई। दोनों दिन अलग अलग रेजा काम करती नजर आई। फिर घर का शुद्धिकरण, पूजा हुआ। बाजार से पुरोहित को बुलाया गया था। गायब हुआ, 14-15 बंद था, 16 को खुला घर शाम में। शाम में खुला, उसके बाद सुने कि ये लोग पूजा करवाया, शायद 2 बाबा या 4 बाबा है, नहीं जाने। हम 2 बाबा देखे थे। पूजा करवाया, पूरा घर को शुद्धिकरण करवाया, मृत्युंजय जाप करवाया। उसके बाद सुनने में है कि रेजा सबको बुला के भी पूरा घर साफ करवाया। फर्स्ट दिन जो रेजा सब आई, दूसरा दिन वो लोग नहीं आई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन नंदिनी की हत्या सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। सवाल ये है कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? आखिर एक मासूम के साथ इतनी बेरहमी क्यों? और क्या रिश्तों का भरोसा अब इतना कमजोर हो गया है कि अपने ही खून के लोग जान के दुश्मन बन जाएं? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आरजेडी को क्षेत्रीय से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की कवायद में आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। रांची दौरे पर आए तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उन्हें चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई दी, तो संगठन मजबूती पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से 1 घंटा पार्टी को देने की अपील भी की है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बड़ी जिम्मेवारी है जिसमें हमको पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है, मजबूत करना है। रीजनल के लेवल से ऊपर उठकर आरजेडी को नेशनल लेवल की पार्टी बनाने में आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी जान से जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार के लिए केरल में 3 सीट पर चुनावी किस्मत पार्टी आजमा रही है, तो झारखंड में भी अपने पांव पसारने में जुटी है। झारखंड में सत्ताधारी गठबंधन में आरजेडी शामिल है। पार्टी के 4 विधायक हैं और 1 मंत्री पद पार्टी को मिला है, लेकिन इसके बाद जनाधार बढ़ाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव रांची में पार्टी की बैठक में शामिल हुए और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा। राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एक बड़ी जिम्मेवारी जो मिली है और हम सब लोगों का लक्ष्य है कि राष्ट्रीय जनता दल जैसे पहले राष्ट्रीय पार्टी था, आने वाले भविष्य में भी राष्ट्रीय जनता दल जो है राष्ट्रीय पार्टी बने। तेजस्वी यादव ने झारखंड में बीजेपी को रोकने में आरजेडी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की। साथ ही दावा किया कि अगर चुनाव में पार्टी को और सीट मिलती तो पार्टी का प्रदर्शन और बेहतर होता। अगर हम लोगों को और सीटें मिलती तो हम लोग और सीट जीत करके आते, लेकिन हम लोग सत्ता में आए, फिरकाप्रस्त ताकतों को हराना हम लोगों का सबसे पहला मकसद था। झारखंड में आरजेडी के बेहतर प्रदर्शन के लिए तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को आगे आने के लिए उत्साहित किया और 24 घंटे में से 1 घंटे पार्टी के लिए देने की अपील की, ताकि पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी स्थापित हो सके। हम चाहेंगे 24 घंटा में से मात्र 1 घंटा भी अगर आप दीजिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल और मजबूती के साथ झारखंड में आएगा और उसकी ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं करेगा। जेएमएम के साथ मजबूत रिश्तों की तेजस्वी यादव ने चर्चा की तो सेकुलर ताकतों के साथ मिलकर आगे की राजनीतिक लड़ाई को जारी रखने की बात कही। झारखंड में आरजेडी को संगठन के स्तर पर मजबूत करने की कोशिश में जुटे तेजस्वी यादव की मुहिम कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार चुनाव के बाद जेएमएम से रिश्तों में आई तल्खी के बाद आरजेडी को मजबूत बनाने की कोशिश काफी कुछ इशारा भी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और रांची दौरे पर आए तेजस्वी यादव ने एक तरह जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम में पॉकेट मारों ने भी खूब हाथ साफ किया। पॉकेट मारों ने कई जिला अध्यक्षों के पॉकेट पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पॉकेट मारों को हिरासत में लिया। स्थानीय डीएसपी ने कहा है कि सीसीटीवी के माध्यम से चोरों को पकड़ लिया गया है और नियम संगत कार्रवाई की जा रही है। चोरी हो गया। कितना रुपए? 2200। कब चोरी हुआ? वो तो पता नहीं।
हम अभी देखे तो मेरा पर्स नहीं है। तेजस्वी यादव को आने से पहले या बाद में, कब? अभी बाद में हम देखे तुरंत। चोरी नहीं, पॉकेट मारी है, पिक पॉकेटिंग है। उसमें एक आदमी पकड़ा है, उसका वीडियो फुटेज है, हम लोग उसको देखते हैं, पकड़ के थाना उसको भेज दिए हैं। रिकवर भी हुआ? अभी नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा। क्या बोलता है जिसकी चोरी भी, क्या बताया? 25,000 अब वो आदमी मेरे पास अभी तक आया नहीं है, वो आपके सामने बयान दिया होगा। मेरे पास में जो है उसका वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि मनी बैग निकाल रहा है। हम लोग उसको थाना भेज दिए हैं, बाकी जो भी आवश्यक पूछताछ होगा प्रयास करेंगे सब मिल जाए। गोड्डा का मशहूर भगैया सिल्क, जिसे सदियों से पहचान मिली है, अब उसे जीआई टैग मिलने जा रहा है। इस पहल से जिले के 20,000 से अधिक बुनकरों को सीधे लाभ मिलेगा, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इससे बुनकरों को असली फायदा मिलेगा। रिपोर्ट दिखाते हैं। गोड्डा को दुनिया भर में मिलेगी नई पहचान। भगैया तसर सिल्क को मिलेगा जीआई टैग। 20,000 बुनकरों को मिलेगा लाभ। साहिबगंज से सटे गोड्डा के सीमावर्ती क्षेत्र भगैया का प्रसिद्ध तसर सिल्क अब वैश्विक पहचान की ओर बढ़ रहा है। इस पारंपरिक हस्तशिल्प को जल्द जीआई टैग मिलेगा, जिसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। जीआई टैग मिलने के बाद इस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त होगी, जिससे इसकी विशिष्टता सुरक्षित रहेगी। यहाँ का जो तसर सिल्क है दुनिया भर में जो है यहाँ जो है जाना जाता है, तो कह सकते हैं अब जो है वैश्विक पहचान जो है यहाँ के इस उत्पाद को मिलने जा रहा है। भगैया में तैयार होने वाली तसर सिल्क साड़ियां, दुपट्टे और कालीन अपनी अनूठी चमक, मजबूती और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने में नाबार्ड और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके तहत बुनकरों को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गोड्डा में निर्मित ये प्रीमियम तस्कर सिल्क अपनी बेहतरीन बनावट और प्राकृतिक चमक के लिए जाना जाता है, जो अब वोकल फॉर लोकल के विजन के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। हम लोग क्या बोलते थे पहले कि हम लोग को बेचने में दिक्कत होता है, यहाँ बिक्री करने के लिए कोई ऐसा दुकान होना चाहिए या और कुछ। अभी काम ही उतना नहीं है हम लोग के यहाँ। अच्छा, काम नहीं है? काम नहीं है। अच्छा, तो क्या बिक्री है नहीं है? बिक्री नहीं है। खुशी है? हाँ, तब तो ठीक रहेगा। ठीक रहेगा? हाँ, खुशी है। होगा तब नहीं यहाँ पहले। जीआई टैग मिलने से ठाकुर गंगटी प्रखंड के करीब 20,000 बुनकर परिवारों को सीधा लाभ होगा। इससे उन्हें उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका भी कम हो जाएगी। सरकारी आधार से यदि काम धंधा मिले तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो बीच बिचाव ही खत्म हो जाता है, सब खा पी के उधरे खत्म। बुनकर के पास कुछ नहीं आता है, यानी बुनकर को अपना मेहनत आना नहीं मिल पाता, कुछ नहीं मिलता है, ऊपरे ऊपरे सब खा पका के खत्म हो जाता है। हम लोग देखिए फिलहाल तो ऐसे जब काम कर रहे हैं, आज तक चल ही रहा है। सरकार के आज तक हम लोग को कोई सहायता मिला नहीं है। अच्छा। ना ही हम लोग को बुनकर करके बैंक से लोन मिलता है, ना और कुछ मिलता है। सरकार तो बोलता है जाइए बुनकर को लोन मिलेगा, लेकिन आप स्टेट बैंक जाइए तो बुनकर के नाम पे ही लोन नहीं देगा। अगर लाभ मिलेगा तो बढ़िया है बुनकर के लिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है अगर जीआई टैग मिलता है तो आप लोग का उत्पाद में बढ़ोतरी होगा। हाँ, बढ़ोतरी होगा तो हम लोग के लिए अच्छा है ना। अब ये जान लीजिए कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग एक प्रतीक है जो उत्पाद को उसे मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है और ये उत्पाद की विशेषता बताता है। 2003 में जीआई टैग देने की शुरुआत हुई थी। 2004 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग के जरिए उत्पादों को कानूनी संरक्षण मिलता है। जीआई टैग उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता का पैमाना भी होता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान में भगैया जैसे रेशम नगर के नाम से जाना जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद इसके निर्यात में और वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भगैया सिल्क का जो ये प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं भारत से लेकर देश विदेश तक में जो है अपनी एक पहचान छोड़ेगी। पवन राय, न्यूज़ 18, साहिबगंज। और खबर राजधानी रांची से है, जहां सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में 1 अप्रैल को महिला और उसकी बेटी के साथ हुई मारपीट मामले ने तूल पकड़ लिया। अब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार में आक्रोश देखने को मिल रहा।
अब नारी सेना ने भी मोर्चा खोल दिया। पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए नारी सेवा कोतवाली थाने पहुंची और नारेबाजी की। हालांकि रांची के सिटी एसपी के आश्वासन के बाद नारी सेना की महिलाएं वापस लौट आईं। आपको बता दें कि महिला की बेटी को आरोपी होली में जबरन रंग लगाने की कोशिश कर रहे थे। विरोध करने पर 4 लोगों ने महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की थी, जिससे दोनों घायल हो गए। सुखदेव नगर थाने को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने फ्लाईओवर निर्माण स्थल पर रंगदारी के लिए गोलीबारी मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 7 आरोपियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी पिस्तौल, 4 जिंदा गोली, एक कार, एक लैपटॉप, 7 एंड्रॉयड फोन और एक आईफोन बरामद किया है। 29 मार्च को पतरातू में फ्लाईओवर निर्माण कंपनी MGCPL के गेट पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें कंपनी के सुरक्षा गार्ड को गोली लग गई थी। 29 मार्च को MGCPL कंपनी, जो कि पतरातू में काम करती है रेलवे साइडिंग पे, उसके यहाँ गोली फायरिंग करके दहशत फैलाने का माहौल किया गया था। और इसी क्रम में आज सुबह मॉर्निंग में एक कार और बाइक से कुछ लड़के घूम रहे थे, जिसको हमारे SDPO और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में जगह जगह एंटी क्राइम चेकिंग चलाया जा रहा था। और उसमें एक कार I-20 कार है जो सेल्फ ड्राइव में थी। उसमें 3 लड़कों को उसमें पकड़ा गया है। तुषार कुमार, जो कि रेलगढ़ा का रहने वाला है, उसके पास से उसके कमर से पिस्टल और जिंदा गोली बरामद की गई है। रामगढ़ पुलिस को राहुल दुबे गैंग के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। राहुल दुबे गैंग के कुल 7 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ यहाँ धर दबोचा है। 29 मार्च को इस गैंग ने पतरातू के MGCPL फ्लाईओवर निर्माण कंपनी के साइट पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक गार्ड भी घायल हुआ था। और उसके बाद से एक यहाँ टास्क फोर्स का गठन किया गया था पतरातू SDPO के नेतृत्व में, और इसके बाद जो है सफलता मिली है। जांच के क्रम में सारे अपराधी जो है पकड़े गए हैं। 6 अपराधी हजारीबाग जिले के बताए जा रहे हैं, जबकि एक अपराधी रामगढ़ जिले का है। इनके पास से एक देसी रिवॉल्वर, एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, एक कार, लैपटॉप और दूसरे अन्य सामान बरामद किए गए हैं। रामगढ़ पुलिस की यह राहुल दुबे गैंग के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और अशरप्पा मंदिर से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने मंदिर के दुकानदारों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने जिला प्रशासन से पहले दुकानदारों को बसाने और फिर उसके बाद उजाड़ने का काम करने की बात कही। सांसद ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन रामगढ़ जिला प्रशासन हाई कोर्ट के आदेश के चुनिंदा भागों को ही अतिक्रमण हटाने को लेकर लागू कर रहा है। तो ये जो पूरा मामला है ये रोजगार से जुड़ा हुआ है, और अगर धार्मिक पर्यटन जो है जब भी बढ़ता है तो वहाँ से रोजगार भी बढ़ता है। लेकिन जिला प्रशासन ऐसा संज्ञान में लाया गया है कि केवल खाना पूर्ति करने में इंटरेस्ट रख रही है। तो हम लोग जिला प्रशासन से आग्रह करेंगे सबसे पहले कि उस ऑर्डर के, हाई कोर्ट के ऑर्डर के संपूर्ण पार्ट को लागू किया जाए, जिसमें हाई कोर्ट ने इतना बढ़िया आदेश दिया है, जिसमें इस क्षेत्र के विकास का भी विषय है। राष्ट्र के तत्वाधान में आज समस्त रजरप्पा मंदिरों के दुकानदारों को प्रशासनिक भवन में माननीय लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल जी के आग्रह के अनुसार एक हम लोगों ने बैठक का व्यवस्था किया। इस बैठक में हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि ये जो हमारा माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका हम लोग सर्वोच्च है वो हम लोग पालन करेंगे। लेकिन बस हमारे प्रशासन से यही विनती है कि आप हमारे दुकानदारों का जो जनहित की समस्याएं हैं, बेरोजगारों की समस्याएं हैं, उनको आप ध्यान में रखें। और वक्त एक छोटे से ब्रेक।